कि इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निकेश स्टडी हब चैनल पर, जिस पर हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक और नया टॉपिक, जिसमें हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। जिसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई, इसमें क्या-क्या साक्ष्य मिले, कहाँ-कहाँ इसके प्रमाण हैं, इत्यादि। चलिए, तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू करने से पहले हमें कालक्रम को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। क्या? कालक्रम को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम कालक्रम को जानते हैं। तो देखते हैं कि ईसा पूर्व है ना, बीसी। इसी का अर्थ क्या होता है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। क्या? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय। और इसकी गणना कैसे चलती है? उल्टी। इसकी गणना कैसे होती है? उल्टी। इसकी गणना होती है उल्टी। समझे? कैसे उल्टी? जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि 46 बीसी। 46 बीसी के है ना, तो 46 बीसी का मतलब है कि ईसा मसीह के 46 साल पहले, यानी 45, 44, ऐसे ऐसे चलेगी इसकी गिनती, जब तक जीरो तक आकर रुकेगी। इसके बाद में हम समझते हैं कि ईसवी। क्या? ईसवी। इसमें एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडी। ईसवी का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। क्या? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, इसे बोलते हैं एडी। क्या? एडी। इसकी गणना कैसे चलती है? सीधी। इसकी गणना कैसे होती है? सीधी होती है। जैसे कि जीरो से शुरू हो गया, 1, 2, 3, 4, ईसा मसीह के जन्म के 10 वर्ष बाद, ऐसे ये बोलते हैं एडी। तो इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि 23 बीसी। 23 बीसी से 23 एडी के मध्य कितना समय लगा, यानी कितना अंतर है इन दोनों के बीच में, कितना अंतर है या कितना समय लगा, दोनों एक ही बात है। तो समझते हैं, जैसे कि 23 बीसी। 23 बीसी है ना, 0 वर्ष से 23 साल पहले, 23 साल पहले, और इसी के बाद में 0 वर्ष से 23 साल बाद, है ना, ये 23 और ये 23 दोनों मिलाकर कितने होते हैं? 46 वर्ष। तो 23 बीसी से 23 एडी के बीच में कितना अंतर है? 46 वर्ष का। कितना अंतर है? 46 वर्ष का। इसी के साथ में हम समझते हैं एक और एग्जांपल के साथ में, जैसे कि देख सकते हैं आप, जैसे 42 बीसी। कितना बीसी? 42 बीसी से 30 एडी तक। कितना? 30 एडी तक। इसमें कितने वर्षों का अंतर है? तो आप देख सकते हैं कि 42 प्लस 30 कितने हो गए? 72 वर्षों का। कितने वर्षों का? 72 वर्षों का अंतराल है। इसके साथ हम देखते हैं कैलेंडर के बारे में। क्या समझते हैं? कैलेंडर के बारे में, कि कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं और हमारा कैलेंडर कौन सी गणना पर आधारित है। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला कैलेंडर है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा कैलेंडर होता है? अंग्रेजी कैलेंडर, जो कि हमारे जनवरी फरवरी माह वाला कैलेंडर होता है। तो समझते हैं कि इसकी गणना किस पर आधारित होती है? सूर्य गणना पर। किस पर आधारित है? सूर्य गणना पर। इसकी गणना सूर्य गणना पर आधारित होती है। और इसका प्रथम माह कौन सा होता है? जनवरी महीना। इसका प्रथम महीना कौन सा है? जनवरी। और इसका अंतिम महीना कौन सा है? दिसंबर महीना। कौन सा अंतिम महीना कौन सा है? दिसंबर महीना। दिसंबर महीना इसका अंतिम महीना होता है। इसी के साथ में हमारा दूसरा कैलेंडर हम समझते हैं, जो कि विक्रम संवत, जो कि एक भारतीय कैलेंडर है। कैसा है? भारतीय कैलेंडर। उसको समझते हैं। जैसे देखते हैं कि हम विक्रम संवत, ये 57 साल आगे चलता है। किससे आगे चलता है? अंग्रेजी कैलेंडर से। अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है, 57 बीसी, यानी 0 बीसी से आगे 57 बीसी तक, तो ये पहले चलता है। इसका पहले विकास हुआ था। इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? उज्जैन के शासक विक्रमादित्य को। किसको आगे चलते हैं? ये 57 वर्ष आगे या पहले चलता है। कितना? 57 वर्ष। इसी के साथ हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसमें, जैसे कि समझो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? 2026। क्या चल रहा है? 2026। और इसमें प्लस कर दिया हमने 57। कितने कर दिए? 57, क्योंकि ये आगे चल रहा है ना। अगर पीछे चलता तो घटा देते, ये आगे चलता है, इसलिए इसमें प्लस कर दिए 57। तो इसमें अभी हमारा विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2083 विक्रम संवत चल रहा है। 2083। कितना? 2083 विक्रम संवत वर्तमान में चल रहा है। तो ऐसे ही हम आगे और कैलेंडर को समझते हैं। तीसरा कैलेंडर देखते हैं। तो तीसरे कैलेंडर, जो कि हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है। कैसा है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसका नाम क्या है? शक संवत। क्या है? शक संवत। शक संवत में इसकी शुरुआत हुई थी 78 एडी में। कब हुई थी? 78 ईस्वी में। इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। इसी के साथ में देखते हैं कि इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? कुषाण शासक कनिष्क को। इसको कुषाण शासक कनिष्क को इसका शुरू करने का श्रेय जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। इसी पर हमारी गणना होती है, जो कि हमारे हिंदी महीने होते हैं ना, वो इसी पर आधारित है। इसी के साथ में देखते हैं कि ये 78 वर्ष पीछे चलता है। कितने वर्ष? 78 वर्ष पीछे, यानी जब अंग्रेजी कैलेंडर जारी हुआ था, उसके बाद में 78 वर्षों बाद में ये कैलेंडर जारी हुआ था। इसी के साथ में हम देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 2026, वर्तमान में क्या चल रहा है? 2026। और अभी इसमें जस्ट 78 वर्ष घटा देने पर हमारा शक संवत निकल जाएगा। देखते हैं, जैसे कि 78 घटाने पर हमारा शक संवत कितना निकलता है? 1948 शक संवत। यानी वर्तमान में कौन सा शक संवत चल रहा है? 1948। इसके साथ में हम देखते हैं हमारे प्राचीन भारत
को समझने की कोशिश करने से पहले हम इतिहास की परिभाषा को देखते हैं। इसके बाद में हम हमारे प्राचीन भारत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास इतिहास का अर्थ क्या है। इति इन दो शब्दों से मिलकर बना है। किसमें से? इति प्लस हास। क्या? इति प्लस हास। इति का होता है कि घटनाएं जो कि इतिहास में हो चुकी है। हास का होता है हो चुकी। इति प्लस हास जो कि इतिहास में है ना, पीछे पिछले समय में इतिहास घटनाएं घटित हो चुकी है, उसे बोलते हैं इतिहास। तो इसी को हम एक परिभाषा के रूप में समझते हैं, जैसे कि अर्थ। इसका अर्थ है कि वे घटनाएं जो इतिहास में निश्चित रूप से घटित हो चुकी है। देखो इधर लिखा हुआ भी है कि वे घटनाएं जो इतिहास में निश्चित रूप से घटित हो चुकी है तथा उनका कोई ना कोई प्रमाण मिला है। उनके बारे में जानकारी मिलने के लिए कोई ना कोई तिथि वगैरह, प्रमाण वगैरह, साक्ष्य मिले हैं और उनका ही क्रमबद्ध अध्ययन, क्या क्रमबद्ध अध्ययन है ना, तिथियों के अनुसार है ना, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसके साथ में हम आगे समझते हैं कि इतिहास को कितने भागों, इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं इतिहास, और इतिहास को भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से होती है? अज्ञात से। कब? अज्ञात यानी जिसका कोई प्रमाण नहीं है। अज्ञात से 2500 बीसी तक। कब तक? 2500 बीसी तक, है ना, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले तक के साक्ष्य कौन से कहलाते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर आते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल से पहले दूसरा भाग जिसे बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। इसका समय सीमा क्या है? 2500 बीसी से 600 बीसी तक। कितनी? 2500 बीसी से 600 बीसी तक इसका काल समय है। इसी के बाद में हम देखते हैं इसका तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल, जिसका समय सीमा है 600 बीसी से के बाद में 20वीं सदी तक। 600 बीसी के बाद से 20वीं सदी तक इसका काल समय है। इसी के साथ में हम समझते हैं पहली हमारी प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। क्या नहीं हुए थे? लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। इसमें मानव कैसे थे? अनपढ़ थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। उनको ना तो कपड़ों का ज्ञान था, ना किसी संस्कृति का ज्ञान था, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कुछ पता नहीं था। मांस मछली से इनसे इनके जीवन, है ना, कच्चे फल फ्रूट से इनका जीवन चलता था। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? जीवाश्म व पाषाण उपकरणों से। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का क्या अर्थ है? पत्थर। जीवाश्म होते हैं कीड़े मकोड़े। जीवाश्म व पाषाण उपकरणों से इनकी जानकारी मिलती है। ये कौन सा काल था? प्राग ऐतिहासिक काल। इसी के बाद में हम देखते हैं कि मानव का विकास बहुत धीमे धीमे हुआ है ना। मानव एकदम अर्ध विकसित था, बिल्कुल, मतलब हम उसको देखकर ऐसा ही नहीं समझ सकते कि हम पहले जैसे, इसमें कोई मानव के लक्षण है। तो इसी के बाद में हम समझते हैं कि इस काल में पाषाण उपकरणों की उपलब्धता के कारण इसे क्या कहा गया है? पाषाण काल। क्या कहा है? पाषाण काल। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत थे पाषाण उपकरणों की जानकारी मिली और इनके साक्ष्य मिले थे। इसी के बाद में हम देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन पढ़े नहीं गए, यानी पढ़ने योग्य ही नहीं थे, पढ़े जाएंगे कहाँ से। इसी के साथ में हम देखते हैं कि इसमें ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में, जो कि इसका काल समय क्या है? 2500 बीसी से 600 बीसी तक। इसमें देखते हैं कि हमें पहली सभ्यता मिली थी हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, जिसे ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। जैसे कि लिखित साक्ष्य प्राप्त लेकिन अपठनीय थे। अपठनीय बोले तो पढ़ने योग्य नहीं थे। लिखित साक्ष्य तो प्राप्त थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, किसी को उनकी लिपि समझ में आई नहीं। इसी के बारे में हम देखते हैं कि दूसरी सभ्यता मिली थी वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वेदों से संबंधित थी। किससे? वेदों से। इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़ने योग्य भी मिले थे। तभी तो वेदों को पढ़ा गया, तभी तो वेद लिखे गए, समझे गए। इसे इसका काल है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमारा तीसरा पार्ट है ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए, पठनीय भी प्राप्त हुए, यानी पढ़ने योग्य भी इसमें साक्ष्य मिले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तो आज हमारी क्लास यही पे समाप्त होती है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें। थैंक यू। और इसी का पार्ट कल दूसरा आ जाएगा।